जिस गोरखपुर में हम इस वक्त बैठे हुए हैं और खासकर अगर हम बात करें पूरे पूर्वांचल की, तो एक मुद्दा जो यहां हमेशा से बहुत ही दर्दनाक तस्वीरें सामने लाता था वो था यहां पर दिमागी बुखार का मुद्दा, स्वास्थ्य सेवाएं जो कि जर्जर अवस्था में थी और उसके अलावा सफाई की मूलभूत सुविधाओं का अभाव था, जिसकी वजह से बच्चों में भी बुखार होता था और बच्चों का जो आंकड़ा था इस दिमागी बुखार से जूझने का, तड़पने का, वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ता था। लेकिन उसके बाद सरकार की तरफ से कई सारी योजनाएं चलाई गई और उन योजनाओं को अमल में लाने के बाद वो आंकड़े काफी कम आए। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा लगातार जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो कह रही हैं। लेकिन क्या जब चुनाव में हम बात करते हैं तो ये मुद्दा इस इलाके में वाकई में गौर फरमाने वाला है या नहीं है? क्योंकि चुनावी मुद्दा बनाने के लिए नहीं बल्कि हकीकत समझने के लिए यहां पर हमारे साथ ये जो बहुत ही खास मेहमान सभी पार्टियों के मौजूद हैं, इनसे समझना चाहेंगे कि आखिर स्वास्थ्य और सफाई का ये जो मुद्दा है, क्या इन पर चुनावी मुद्दा भी बनाने की कोशिश है या नहीं है और कितनी है? इस पर शुरुआत हम करते हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं बी आर त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका। त्रिपाठी जी, जिस तरह से तमाम योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई गई, एक समय वो था जब मुख्यमंत्री नहीं थे योगी आदित्यनाथ, उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे जब वो संसद में इस मुद्दे पर बात करते थे, बच्चों के अंदर दिमागी बुखार के मुद्दे पर और तमाम स्वास्थ्य सुविधाओं के मुद्दे पर। जब उन्होंने सत्ता संभाली और अब 5 साल बाद कितना आंकते हैं आप उस मुद्दे को इस चुनाव में? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर के सांसद हुआ करते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी अब गोरखपुर के सांसद हुआ करते थे। उस समय इंसेफ्लाइटिस नाम की बीमारी बहुत चरमोत्कर्ष पे थी और गोरखपुर नहीं, लगभग पूरे पूर्वांचल की जो इंसेफ्लाइटिस का जो जड़ था वो जल जनित बीमारी थी और उसके कारण ये जो मेरा पूर्वांचल का ये गोरखपुर का सिटी है, वो शहर है, जिला है, ये थोड़ा कटोरा टाइप का है, यहाँ जल जमा होता था और इस तरह की बीमारी होती थी। लेकिन मुख्यमंत्री जी के शपथ लेने के बाद चूंकि वो समस्या को अपनी आंखों से देखे थे और उस दर्द को उन्होंने महसूस किया था, हाँ। और आज इतनी है कि सफाई का कारण ये हुआ कि आज हमारा इंसेफ्लाइटिस की जो रोगी हैं या जो बच्चे हैं उनका दर काफी कम हुआ। इतना ही नहीं, मेडिकल कॉलेज हो, सदर हॉस्पिटल हो या और भी जो CHC PSC हैं, इन पर स्वच्छता पर काफी ध्यान दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर झाड़ू उठाकर पूरे देश नहीं पूरी दुनिया को स्वच्छता का संदेश दिया और उसका प्रभाव ये हुआ कि शैक्षिक स्तर पर पूर्वांचल भले ही कमजोर हो, लेकिन आज हम स्वच्छता के नाम पर और स्वास्थ्य के नाम पर, सफाई के नाम पर एक आम नागरिक जागरूक हुआ और सामूहिक प्रयास से। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, स्वास्थ्य का विषय हो या स्वच्छता का विषय हो, ये केवल सरकार का विषय नहीं है, किसी स्वास्थ्य कर्मी या किसी एजेंसी का विषय नहीं है, ये सामूहिक जिम्मेदारी है। जिस कमरे में मैं रहता हूं, जिस परिवेश में हम रहते हैं, बाजार में, ऑफिस में, कहीं भी, वहां पर हमारी उतनी ही जिम्मेदारी है स्वच्छता की जितना हम लोगों से अपेक्षा रखते हैं। हम होटल, रेस्टोरेंट, शादी विवाह और अन्य सामाजिक फंक्शनों में जाते हैं, हमको साफ सुथरी चीजें मिलती हैं। अगर मेरे द्वारा कोई चीज कचरा अगर गिरता है तो मेरी उतनी ही जवाबदेही होती है कि उस कचरे को उठाकर हम स्वच्छता करें। और ये जागरूकता फैली है प्रदेश के 5 साल में, आम जनता, सरकारी मिशनरी, अन्य सामाजिक संस्थाएं, हाँ। और सब लोग ने मिलकर सामूहिक रूप से इस जिम्मेदारी को एहसास किया है कि हम साफ सुथरा रखेंगे, बीमारियां दूर रहेंगी और जिसका परिणाम है कि ये इसका स्तर कम हुआ है। स्तर कम हुआ है, ऐसा आपका मानना है। कपीश जी, समाजवादी पार्टी के लिए तमाम बड़े बड़े मुद्दे हैं, ये मुद्दा आपके कहीं एजेंडे में दिखाई नहीं देता। अगर बीजेपी ये दावा कर रही है और खुद योगी आदित्यनाथ अब रैलियों में जब पूर्वांचल में वो उतरे हैं मैदान में, तो वो लगातार अपनी योजनाएं भी बता रहे हैं, खासकर इस दिमागी बुखार को कम करने के लिए, स्वास्थ्य सेवाएं लाने के लिए, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि स्वास्थ्य और चिकित्सा पे या साफ सफाई की जहां तक आप बात कर रही हैं, तो ये विजन तो महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था और सतत रूप से चलता चला आ रहा है। इसमें तमाम सरकारों का योगदान रहा है। जहां तक ये मेडिकल कॉलेज में मेनिंजाइटिस और इंसेफेलाइटिस की बात करते हैं, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में गैस की सप्लाई ऑक्सीजन की रोक दी गई, जिसके वजह से 350 नौनिहालों की हत्या हुई। और ये सरकार जिस डॉक्टर ने रातों दिन एक कर दिया, जिसको कि तमाम चैनलों ने कहा
कि ये एक ईश्वरीय कार्य कर रहा है यह व्यक्ति, उसको योगी आदित्यनाथ जी ने फर्जी मुकदमे में फंसा के जेल भेज दिया। उसके बाद भी उनका पेट जब उससे नहीं भरा तो उन्होंने देश तोड़ने के नाम पर एनएसए लगा दिया, और इलाहाबाद ने जब एनएसए हटाया तो ये चपट लगाई थी योगी आदित्यनाथ की सरकार पे कि उन्होंने देश जोड़ने की बात की थी, देश तोड़ने की बात नहीं की। आप भी देखिए बिहार के अंदर जब चमकी बुखार हुआ तो वहां पे भी कफील खान मौजूद थे, और आज भी वो जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं जिनको ये जेल में बैठाना चाहते थे। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं, बाल चिकित्सा संस्थान 100 करोड़ रुपए की लागत से समाजवादी पार्टी ने मेडिकल कॉलेज के अंदर खड़ा करने का काम किया। 25 वेंटिलेटर बच्चों के देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। इसी मेडिकल कॉलेज के अंदर कोबाल्ट मशीन लगाने का काम, जो कैंसर के मरीज बाहर जाया करते थे उनकी चिकित्सा कराने के लिए कोबाल्ट मशीन लगाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। और सिर्फ एक ही रोग पे नहीं, नेत्र के लिए जो मशीनें थी वो भी हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार ने दिया। और एंसेफेलाइटिस के दौरान जो बच्चे काल के गाल में कवलित होते थे उसके लिए टीकाकरण का काम उत्तर प्रदेश की सरकार और यूपीए की जो सरकार थी मिलकर टीकाकरण करने का काम किया। उसके अलावा वायरोलॉजी सेंटर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्थापित करने का काम समाजवादी पार्टी के सरकार ने किया। और आज आप जो कमी देख रही हैं वो समाजवादी पार्टी की स्वास्थ्य के अंदर देन है। कपीश जी, अगर इतना कुछ आपकी पार्टी ने किया था तो फिर योगी आदित्यनाथ की आंखों में आंसू क्यों आए जब वो संसद में बात कर रहे थे? क्यों उनको ये दुख व्यक्त करना पड़ा और बार बार ये बताना पड़ा कि सरकार कुछ नहीं करे? और दूसरी तरफ क्यों तब आंकड़ों में कमी नहीं आई थी? अगर इतना कुछ आपकी सरकार की तरफ से हुआ तो तब में और अब में इतना अंतर अब क्यों दिखाई देता है? उसका अंतर है, विकास एक सतत प्रक्रिया है। किसी भी सरकार के पुरुषार्थ को आप बोल करके पी नहीं सकते। और ये मेरा वाक्य नहीं है, ये स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था और ये सदन के अंदर कहा था। लेकिन ये घोल के पीते हैं। पूछते हैं 70 साल में आपने क्या दिया? अरे 35 साल में आपने केवल 8 वर्ष की शासन के सरकार में आपने पूर्वजों की संपत्ति को बेच करके किराए के मकान में एसी लगा लिया, उसको आप विकास कहते हैं। आज इनको बताने के लिए नहीं है कि इन्होंने गोरखपुर में डेवलपमेंट के नाम पर स्वास्थ्य और चिकित्सा और सेवा और शिक्षा के अंदर क्या किया। मैं तो एक बात पूछना चाहता हूं, मैंने एक बात सुन ली। एम्स स्थापित करने का काम इन्होंने किया, लेकिन एम्स को जमीन देने का काम 800 करोड़ रुपए की जमीन समाजवादी पार्टी की सरकार ने दिया। त्रिपाठी जी से जवाब सुन लेते हैं। त्रिपाठी जी से जवाब सुन लेते हैं क्योंकि आपने इतना कुछ बता दिया ना कि आप सब कुछ समाजवादी पार्टी ने किया, तो एक बार उनको जवाब देने दीजिए। एक बार उनको जवाब पूर्वांचल के लिए जरूरी है, मैं रख दूं। एम्स एक्ट में 220 एकड़ के अंदर जो जमीन होती है उस पे 42 अनुभाग जो है वो एम्स के अंदर बनते हैं। इनको 240 एकड़ की जमीन हम लोग कुटान में दे रहे थे, जो कि महाराजगंज मार्ग और सोनैली मार्ग को जोड़ता है, और इधर से जो हमारा बिहार का मार्ग है वो भी जुड़ता है। वहां 4 लेन का डेवलपमेंट हम दे रहे थे। ठीक है, वहां स्पेशल जवाब सुन लेते हैं। नहीं, जवाब सुन लेते हैं भाई। इन्होंने जो लगाया है उसमें केवल 20 अनुभाग होंगे। वो ये एम्स के नाम पे पूर्वांचल के साथ धोखा किया है। सुपर स्पेशलिटी वार्ड इन्होंने बनाया है। 22 अनुभाग के लिए दिल्ली जाकर के चिकित्सा उत्तर प्रदेश के लोगों को करानी पड़ेगी। और कारण सिर्फ एक था, क्योंकि पीजीआई जो बन रही है योगी आदित्यनाथ की, जो पैसों पे वसूली की जाएगी, वो बालापार में बन रही थी। उस भूमि को जानबूझ के विवादित अपने लोगों से करा के, और ये काम छलने का काम गोरखपुर के लोगों को, पूर्वांचल के लोगों को और पश्चिम और हमारे बिहार के लोगों को, नेपाल के लोगों का इन्होंने किया। थोड़ा सा ना, जब हम कोई एलिगेशन लगाते हैं तो उसका जवाब भी सुनने का एक थोड़ा होना चाहिए। महत्वपूर्ण बात है, एक बार जरा इनसे पूछिए कि ये सही है कि नहीं। एक बार ये एम्स एक्ट पढ़े हैं कि नहीं। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप आपने जब पूछ एम्स लिया, में आपने 20 पूछ अनुभाग लिया, दे रहे हैं आपने तो काफी 22 सवाल अनुभाग पूछ के लिए लिए हैं। चिकित्सा के लिए आप दिल्ली अरे भेजेंगे कपिल जी, तो आपने ये काफी एम्स सवाल पूर्ण पूछ कहाँ लिए हैं, हुआ? उनको ये जवाब तो भी देने अधूरा दीजिए। एम्स दे रहे हैं, और एम्स नहीं, ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। कपिल जी, आपने काफी कुछ पूछ लिया और थोड़ा सा संयम रखते हुए जरा सुन भी लेना चाहिए, क्योंकि 2 और हमारे साथ विशेष मेहमान मौजूद है, उनको भी मैं डिबेट में लेके आऊं। लेकिन पहले एक छोटा सा जवाब हम त्रिपाठी जी से सुन ले, उसके बाद में झाड़ू वाले बाबा के पास भी चलूंगी। देखिए, समाजवादी पार्टी का अगर दूसरा नाम है तो तू में ननद भौजाई, पटकी पटका, लाठी उठाई, झगड़ा। अरे भाई, विषय इस समय चल रहा है स्वास्थ्य और सुरक्षा। ये जो सेशन है ना, स्वास्थ्य सुरक्षा है, विकास की बात नहीं है। और जिस वायरोलॉजी सेंटर की स्थापना की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं मैडम।
इस चैनल के माध्यम से। गोरखपुर में कुलपति हुआ करते थे प्रोफेसर राधे मोहन मिश्रा, एक्स वाइस चांसलर, जिनके नाम पर गोरखपुर विश्वविद्यालय में शिक्षा का सुधार, तमाम तरह की चीज जुड़ी हुई थी। गोरखपुर में NER रेलवे के GM थे बाबूलाल जी सिंह। बाबूलाल जी सिंह अध्यक्ष थे, प्रोफेसर राधे मोहन मिश्रा सेक्रेटरी थे, और ये प्रदीप राव जी ज्वाइंट सेक्रेटरी। सर संक्षिप्त में बोलिए तो क्योंकि उनको भी मैं पायरोलॉजी सेंटर की जो स्थापना उन्होंने किया था, उन्होंने RTI के माध्यम से हाई कोर्ट से लड़कर वायरोलॉजी सेंटर का स्थापना किया था, जिसका सारा श्रेय ये लेना चाहते हैं। तो आप ये बताएं कि इनके समय में उतनी दुर्दशा क्यों थी? हाँ। और बच्चे क्यों मर रहे? ठीक है, वो बताएंगे। मैं जरा एक बार राजेश जी के पास चल लेती हूँ। कांग्रेस की तरफ से अगर हम माइक ले लीजिए, राजेश जी, कांग्रेस की अगर हम बात करें तो हम स्टेट की बात तो नहीं कर पाएंगे, हम पहले तो केंद्र की बात कर लें, क्योंकि जिस तरह से अभी कपीश जी ने बात कही और जो एलिगेशंस बीजेपी लगा रही है कि केंद्र में जब UPA की सरकार थी और संसद में इस मुद्दे को उठाया जाता था, गोरखपुर की पूर्वांचल के स्वास्थ्य और सफाई को लेकर के कि यहाँ पर कितनी बदहाली का माहौल था, तो UPA की सरकार केंद्र में क्या कुछ कर रही थी, क्या कुछ करने की कोशिश कर रही थी, या फिर सिर्फ चूक रही थी अपने मौकों से? कांग्रेस 70 साल में जो माननीय एक झूठे प्रधानमंत्री हैं, जो उनका एक ही काम है पूरे देश में झूठ की बात कहना। UPA की सरकार में इंसेफ्लाइटिस को लेकर सबसे ज्यादा मनमोहन सिंह जी की सरकार गंभीर थी। उन्होंने जब ये सूचना दिया, उन्होंने तुरंत वहां से हेलीकॉप्टर से दवाइयों का और छिड़काव की सारी व्यवस्था मनमोहन सिंह जी ने कराया था, लेकिन पूर्व की सरकारों ने उसको रोकने का प्रयास किया। किसने रोका? मतलब सरकार तो आपकी थी ना वहाँ पे, और राज्य में भेजा गया। अच्छा, राज्य में इन्होंने रोका? राज्य सरकार में जो भी पूर्व की सरकारें, मतलब उस समय समाजवादी पार्टी थी, उन्होंने रोका? की जो भी सरकारें थी, जो भी नहीं, मतलब वही थे तो उन्होंने रोका। उन लोगों ने वो छिड़काव होने नहीं दिया, दवा को जाने तक नहीं दिया। किस लिए? अब उनकी अपनी राजनीति थी, उनकी अपनी परिस्थितियां थी। लेकिन मनमोहन सिंह जी की सरकार इंसेफ्लाइटिस पर सबसे ज्यादा गंभीर थी। नहीं, ये तो आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि अगर बच्चों को बुखार से मौतों को रोकने के लिए आप लोगों ने काम किया और इन्होंने रोका। आज भी इंसेफ्लाइटिस का प्रभाव कम नहीं हुआ, आंकड़ों का झोल दिया जा रहा, आंकड़ों में नहीं दर्शाया जा रहा है। परिस्थितियां आज भी वैसे ही हैं, परिस्थितियां आज भी ऐसी हैं, लेकिन राज्य सरकार के दबाव में तमाम आंकड़ों में उलझाया जा रहा है। मौतें हो रही हैं, लेकिन अब अखबारों में नहीं छपते हैं। नहीं, एक सेकेंड, हम ऐसे बात ना करें, ऐसे हवाई बात ना करें। NFHS की जो रिपोर्ट आ रही है, आप तमाम हॉस्पिटल्स में जाके इस वक्त अगर देखेंगे तो वहां आपको वाकई में इस वक्त नजारा जो देखने को मिलेगा, मेडिकल में कोई सुधार हुआ न स्वास्थ्य की न सुरक्षा की। यहाँ होटलों में मौत होती है, पुलिस मारती है, मुख्यमंत्री यहाँ दिमागी बुखार की बात चल रही है सर। दोनों आपने अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने ये कहा कि स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों में सरकार पूरी तरीके से फेल है। देखिए, जो विषय है मुख्यमंत्री का शहर है, यहाँ कोई भी लगता ही नहीं कि ये मुख्यमंत्री का शहर है। सड़कों को देख लीजिए, स्वच्छता को देख लीजिए, आप गोलघर की सड़कों पे निकल जाइए, आप आइए, आप खुद भौतिक सत्यापन कर लीजिए, आपको दिखेगा, कहीं से भी नहीं दिखेगा एक मुख्यमंत्री का ये शहर है। न ट्रैफिक सेंस है, कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई परिवर्तन। आज जो भी परिवर्तन पूर्व में कांग्रेस ने किया था, आधारशिला ही महानगर। तिवारी जी, आप बहुत ही ऐसे आरोप लगा रहे हैं जिसका मतलब मुझे, हम जो सच्चाई बता रहे हैं आप नहीं, मैं एक मिनट जरा पहले तो मैं आप सुनना नहीं चाह रहे। नहीं, मैं सुनना नहीं चाह रही। कपीश जी मुस्कुरा रहे हैं। एक सेकंड, आपने पहले जो इतना बड़ा आरोप लगाया, आपने जो पहले इतना बड़ा आरोप लगाया ना कि बच्चों की मौतों को रोकने के लिए मनमोहन सिंह की सरकार इतना यहाँ पे दवाइयों से लेके सब कुछ हवाई जहाज से बेचती थी, इनकी सरकार ने रोका। तो पहले तो क्यों रोका ये पूछ लेते हैं कि बच्चों के मामले पर आप लोग चिंतित नहीं थे, क्या था मामला? माननीय तिवारी जी ने जो कुछ भी कहा ये हास्यास्पद। पहली चीज तो मैंने आपको अपने प्रथम वार्ता के दौरान ही कहा था कि UPA सरकार के द्वारा जो टीकाकरण कराने का काम किया गया वो हम लोगों ने किया था। कोई भी चीज क्रमबद्ध, ये कांग्रेस की बेचैनी है, 30-32 साल हो गए यहाँ से दूर, तो थोड़ा उनको ये कहना जरूरी है, कहते रहने दीजिए, वो तो जनता जान रही ना किसने काम किया। और हकीकत मैं एक बात पूछता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र बैठे हैं, ये बता दें, एक CSC का नाम, एक PSC का नाम, एक एम्बुलेंस का नाम, एक मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में इन्होंने आयुष कहा था कि हम बना के देंगे। 5 साल खत्म हो गए, बाउंड्री वाल बनाए,
वो बाउंड्री वाल का भी पैसा ध्वस्त हो गया। पता चला कि वो 20-25 फीट आगे रोड की जमीन पे सरकारी चला गया, फिर सारी बाउंड्री। अच्छा, आपका अटैक फिर से बीजेपी पर है। मैंने आपसे सवाल पूछा था। ये बुलडोजर वाले लोग हैं, ये स्वास्थ्य पर भी बुलडोजर। देखिए, मैं आपसे सवाल आंकड़ों पे भी बुलडोजर चला रहे हैं। नहीं, एक सेकंड। खैर, मैं एक बार झाड़ू वाले बाबा, जो एक हमारे साथ विशेष मेहमान यहाँ पर जुड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं सफाई को लेकर। खास करके इनका काम कुछ और है, बिजनेस कुछ और है, लेकिन इनके एक दिल से जुड़ा हुआ मुद्दा है सफाई का। तो थोड़ा सा हम उनसे भी गोरखपुर की हकीकत, क्योंकि वो किसी पार्टी से जुड़े नहीं हैं, शायद जमीनी हकीकत ज्यादा बता पाएंगे कि वाकई में क्या सफाई अभियान को लेकर और जिस मुद्दे पर हम यहाँ पर अब बात कर रहे हैं, इस पर वाकई में कुछ परिवर्तन दिखाई देता है आपको? तो मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ। मेरा नाम महेश शुक्ला है, मुझे प्यार से लोग झाड़ू वाले बाबा के नाम से लोग जानते हैं। मेरा कंप्यूटर का व्यवसाय है। मैं रात को 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक सुबह सड़कों पे झाड़ू लगाने का मैं काम करता हूं 2008 से। ये कार्य मैंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर मैंने शुरू किया था। उसके बाद बीच में बहुत सारी सरकारें आई और गईं, लेकिन किसी का ध्यान स्वच्छता पर नहीं आया। मैं अकेले इस काम को करते करते थक चुका था, लेकिन 2014 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसको अभियान के रूप में लेकर के आए, तो हमारे एक छोटे से व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा कार्य था। तो मैं थक चुका था, लेकिन जब उसको अभियान के रूप में लेकर के आए तो उससे प्रतिष्ठा मिलने लगी हमको। आज यहाँ पे पहुंचने का भी कारण वो झाड़ू ही है। और आज के 10 साल पहले, 8 साल पहले, मुझे लगता है, मुझे याद तो नहीं है डेट, लेकिन डीडी न्यूज को मैं धन्यवाद देता हूं कि इसी चैनल ने हमारे न्यूज को दिखाया था और आपके सम्मानित रिपोर्टर, विद्वान रिपोर्टर राजेश पांडे जी ने 4 बजे रात को जग करके जाड़े में जाकर के रिपोर्टिंग उन्होंने किया था। मौके पे मैं झाड़ू लगा रहा था। तो परिवर्तन देख रहे हैं? बिल्कुल परिवर्तन दिख रहा है। आज सड़कों पे वो चीजें दिख रही हैं। वो, और केवल कोई सरकार नहीं इसको कर सकती। अगर आम जनता केवल आरोप प्रत्यारोप पे लगी रहेगी तो हमारा देश कतई साफ नहीं हो सकता है। हम हर व्यक्ति को सफाई पे काम करना पड़ेगा, खुद नहीं आगे उतरना पड़ेगा। यहाँ केवल आरोप लगाने से परिवर्तन की लड़ाई आरोप प्रत्यारोप से नहीं होती है, खुद उदाहरण प्रस्तुत करने से होती है। तो इसलिए हम सबसे अनुरोध भी ये करते हैं इस मंच के माध्यम से, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, सभी पार्टी के लोगों से अनुरोध करूंगा, हाथ जोड़ के मेरी ये गुजारिश है कि सारे लोग इसको अमल में लाएं। आम जनता जब तक इसको अमल में नहीं लाएगी, आम लोग नहीं, ये काम हर व्यक्ति कर सकता है। किसी सफाई कर्मी की जिम्मेदारी नहीं है। अगर दरवाजे पे सफाई कर्मी सफाई करके चला गया, मैं घर के बाहर उसको कूड़ा को फेंक दूंगा तो सफाई नहीं रह पाएगी। हम सबको उसको ध्यान रखना है। तो आज सफाई दिख रही है। अभी इस कोरोना में सफाई ही सबसे बड़ी हथियार साबित हुआ है। सफाई, छिड़काव, यही सब साबित हुआ है। यही अहम हथियार था। तो इसलिए सफाई दिख रही है और इसमें कोई शक नहीं है। बहुत अहम आपने यहाँ बात बताई, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है, खासकर सफाई का मुद्दा ऐसा मुद्दा है जिसे खुद प्रधानमंत्री भी स्वच्छता मिशन के तहत अपना रहे हैं और बता भी रहे हैं, क्योंकि इसमें जन भागीदारी जब तक नहीं होगी तब तक इस मुद्दे को हमें लगता नहीं रिजॉल्व किया जा सकता। और खासकर ये सबसे ज्यादा दर्दनाक और वो शर्मनाक स्थिति भी हुआ करती थी जब सिर्फ सफाई ना होने की वजह से या उसकी समझ ना होने की वजह से यहां तक बुखार फैल जाता था, या इतनी छोटी छोटी बीमारियां जो है वो बड़ी हो जाती थी और उसके बाद जानलेवा साबित होती थी। बेहद खास मेहमान जो हमारे साथ मौजूद है, और मैं चाहती थी इस मुद्दे को थोड़ा सा ऐसा बनाते कि दिल से निकलकर बात आती, लेकिन यहाँ तो राजनेता क्योंकि बैठे हैं तो राजनीति ज्यादा हो रही है। हम अपने ऑडियंस से चाहेंगे कि अगर कुछ सवाल, क्योंकि यहाँ की जनता, गोरखपुर की जनता यहाँ पर बैठी हुई है और वो जरूर कुछ पूछना चाहेगी, क्योंकि मुद्दा ऐसा है स्वास्थ्य और सफाई को लेकर। जी पूछिए। हेलो जी मैडम, जहाँ तक कि श्री महेश शुक्ला जी ने जो बात कही कि सफाई हर आम जनता की जिम्मेदारी है, ये बात उन्होंने सही कही, लेकिन स्वास्थ्य की व्यवस्था सरकार करती है। स्वास्थ्य के सिस्टम, अस्पताल, सीएससी, पीएससी, इसकी जिम्मेदारी जो है, जो वर्तमान सरकार होती है। सवाल किससे आपका? सवाल हमारा भाजपा से है। हाँ पूछिए। हमारा इनसे सवाल ये है मैडम कि गोरखपुर जिले में जिला अस्पताल के अलावा तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल गोरखपुर जिला अस्पताल से अत्याधुनिक आर्गन से, उपकरण से लैस है। जिला अस्पताल में उस तरह की उत्तम व्यवस्था नहीं है। ठीक है। क्यों नहीं है? चलिए ठीक है, बताइए।
प्राइवेट और उनका जो कंपटीशन होता है, लोगों को मजबूरन प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है क्योंकि सुविधाएं वहां ज्यादा रहती हैं, और यही ये जानना चाहते हैं कि सरकारी अस्पताल में वो सुविधाएं क्यों नहीं मिल पाती हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी के शपथ ग्रहण के बाद से लगातार उन्होंने जो स्वास्थ्य पर गोरखपुर काम किए, तो सदर हॉस्पिटल का जेंट्स हो और सदर हॉस्पिटल महिला हो या CSC PSC, मेरा जो 3 स्थान पर है बसंतपुर से लेकर, मैं तीनों CSC PSC पर स्वयं अपना दवा लगाना होता तो मैं वहीं पर भेजता हूं, परिवार के लोग जाते हैं। काफी अंतर आया है। अब रही बात गोरखपुर में, गोरखपुर की आबादी लगभग 60 लाख से ऊपर, 50 लाख से ऊपर पड़ती है। इसके अलावा पूरा इधर का नेपाल और इधर बिहार के सारे लोग, यानी बनारस के बाद ये सबसे बड़ा सेंटर गोरखपुर पड़ता है, चाहे वो व्यापार की दृष्टि से हो या स्वास्थ्य चिकित्सा के। तो सारी जो आबादी यहाँ पर आती है, तो इस नाते जो एक मान लीजिए 20 डॉक्टर हैं, तो 20 डॉक्टर अगर केवल 100 रोगी को देख सकते हैं, रोगी की संख्या 150-250 है, तो 150 वास्तव में प्राइवेट में जाना पड़ेगा, और लोग अपनी सुविधा के अनुसार भी लोग प्राइवेट में जाते हैं। लेकिन आज अस्पताल में दवाइयाँ और डॉक्टर्स, पैरा नर्स, जो स्टाफ है, सारे के सारे उपलब्ध हैं और देर रात तक उपलब्ध हैं। आप कभी भी आप आई हैं, आप जाकर देख सकती हैं। जिस CSC PSC, किसी का नाम मत है, आप जाएंगे तो आपको चिकित्सक भी मिलेंगे वहां पर, औषधियां मिलेंगी, दवाएं मिलेंगी और नर्स मिलेंगे, और जो भी वार्ड बॉय वगैरह जो भी उनके स्टाफ है सब मिलेंगे। और कोई सवाल? एक सवाल वो पीछे जी। कोरोना काल में सच्चाई सबके सामने आ चुकी है कि आपकी व्यवस्था कैसी थी। मेरा अच्छा, प्रश्न, ठीक है, सवाल अभी बहस नहीं हो रही, अब एक बार सवाल का जवाब, जिससे भी सवाल होगा पूछ सकते हैं। हाँ, मेरा प्रश्न समाजवादी पार्टी से है। हाँ, आने वाले समय में वायु प्रदूषण और कार्बन से जो बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं समाज के अंदर, उसको लेकर के अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो क्या एक्शन प्लान है? आप सबको पता है कि कार्बन उत्सर्जन से और वायु प्रदूषण से हर दूसरे और तीसरे घर में कैंसर के मरीज खड़े हो रहे हैं। मेरे ख्याल से यहाँ बैठे सभी लोग जानते हैं कि हर आदमी का जानने वाला आजकल कैंसर से पीड़ित है कोई ना कोई। तो इसको लेकर के अगर आपकी सत्ता आती है तो आपका एक्शन प्लान होगा, और इसको कैसे जन अभियान के रूप में आप लेंगे? कपिश जी। आदरणीय मित्र ने बहुत अच्छा सवाल किया और राइट पर्सन से किया। मैं इसलिए कहना चाहता हूं आपको कि हमारे आने वाले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी स्वयं एक इंजीनियर हैं, वो एनवायरमेंटल से ही है, उनका यही विषय है। इसलिए मैं आपको कह कि जो आप कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर रहे हैं या कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं, जो उत्सर्जित होती है, चाहे वो हमारी AC हो, चाहे हमारी फ्रिज हो, जो हमारा आधुनिकीकरण हो रहा है, उसका संपोषणीय विकास नहीं हुआ। अगर हम पर्यावरण को देखते हुए संपोषणीय विकास करते तो निश्चित रूप से हम ब्लैक होल को भी बहुत कम कर सकते थे। लेकिन समाजवादी पार्टी की जब सरकार आएगी, हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि जहां से ज्यादा उत्सर्जन होता है और जहां उद्योग स्थापित हैं वहां पे चिमनियां, जहां नर्सिंग होम हैं उनका जो मानक है, जो उनकी पट्टी और गंदी पट्टियां होती हैं और उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए एक पट्टी होती है, हम उस पर भी काम करेंगे। और साथ ही साथ आदरणीय मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 1% सेस टैक्स लगाया था, जो अभी तक 20,000 करोड़ रुपए था, वो निगल गए ये, और पता भी नहीं चला कि वो सेस कहां चला गया। वो सेस जब हमें मिलेगा तो हम डेनमार्क से फिल्टर की व्यवस्था कराएंगे। जिस तरीके से डेनमार्क ने अपने यहां रोका है, हम आधुनिकीकरण की ओर जाएंगे, लेकिन पूरी सहभागिता अन्य की भी होगी, हमारे अपने लोगों की भी होगी, क्योंकि बैटरी से चलने वाली, इलेक्ट्रिक से चलने वाली चीजों को हम लोग निश्चित रूप से आएंगे तो RTO में उनका पंजीकरण फ्री करने का काम करेंगे। और जब हम इस तरीके का काम करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड को बहुत हद तक रोकने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। बेहद अच्छा लग रहा है कि कम से कम इसी मंच से सही और लोगों के जवाब देने के लिए ही सही, इतना ज्यादा जो विषय है सबके दिल से जुड़ा हुआ, उस पर कम से कम आप लोगों को जवाब देने पड़ रहे हैं, क्योंकि रैलियों में तो ये मुद्दा नदारद है और आप लोगों के जो नेता हैं वो तो इस मुद्दे पर बात नहीं कर रहे। एक सवाल मैं और ले सकती हूँ, अगर कोई और एक सवाल पूछना चाहे। झाड़ू वाले बाबा, मैं आपसे एक और जानना चाहूंगी कि आपने एक नई मिसाल कायम करने की कोशिश की है और सभी के लिए एक सीख आप दे ही रहे हैं, ना सिर्फ जनता के लिए बल्कि पार्टियों को आप ये बता रहे हैं कि पार्टी लाइन से हट करके भी कुछ काम हो सकता है अगर इच्छा शक्ति हो तो। किस तरह की चुनौती लगती है और अभी क्या होना बाकी है? जब आप जाते हैं रातों को जाकर सड़कों पर सफाई कर रहे हैं, खुद इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो क्यों आपको ऐसा लगा कि ऐसा करना चाहिए, खासकर गोरखपुर में? मैम, पहले तो इसको हमें कई जगह अपमानित होना पड़ा इसके लिए, रात को कई जगह हमें डांट सुन जाता था इसके लिए, लेकिन अब एक सम्मान के नजरिए से मुझे देखा जाता है। यही पब्लिक अब सम्मान देती है।
हर जगह मुझे सम्मान मिलता है, हर मंच पे मुझे सम्मान मिलता है। 20 जगह मुझे सम्मानित किया गया केवल इस झाड़ू के वजह से। तो मैं सबसे कहते हैं कि सम्मान लेना है तो आप झाड़ू उठा लीजिए हाथ में, हर लोग झाड़ू उठा लें, सम्मान मिलेगा और बीमारियों से मुक्ति मिलेगी, स्वास्थ्य और सफाई दोनों हो जाएगी उससे। आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और सफाई भी होगी। तो इसलिए मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि आप लोग सफाई पर लग जाइए, किसी भी पार्टी किसी सरकार को आरोपित न करिए, खुद ये काम उठा लीजिए अपने हाथ में, तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। एक सवाल पीछे कोई पूछना चाह रहे हैं, हाथ खड़ा कर रहे थे अभी, कौन पूछ रहे हैं जी? मैडम, गोरखपुर शहर में जो है इस सरकार से पहले 18 अर्बन पीएससी थे। 5 सालों में जो है इनकी संख्या बढ़ के 23 हो गई। लेकिन हम लोगों ने कई बार देखा जो हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं अक्सर वहां पे डॉक्टर मौजूद नहीं रहता है। सिविल लाइंस अर्बन पीएससी जो है वहां पे अगल बगल के लोगों ने बताया कि 28 दिन से डॉक्टर यहाँ पे पहुंची नहीं है। और ये शहर में जितने पीएससीज हैं सारे की यही पोजीशन है। बहुत कम हॉस्पिटल हैं जहाँ पे डॉक्टर मौजूद रहते हैं, वहाँ का फार्मासिस्ट दवा लिखता है। कोई भी आदमी अगर परेशान हो रहा है तो अपने निकट के अस्पताल में जाता है। जो जिला अस्पताल की बात अभी तिवारी जी कर रहे थे, किसके लिए सवाल है ये मैं तिवारी जी से पूछना चाह रहा हूँ। जो जिला अस्पताल की व्यवस्था जो कह रहे हैं, जिला अस्पताल की ये पोजीशन है कि अगर 1 घंटे बारिश हो जाती है तो वहां पर इतना जलभराव होता है कि जो पेशेंट है वो काउंटर तक पहुंच नहीं सकता। लेकिन इन 5 सालों में कोई व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अस्पताल खुले हुए हैं वहां पे डॉक्टर की पोस्टिंग है, डॉक्टर जो है मिलता ही नहीं है। लेकिन इस पर तो इन्होंने अभी जवाब दिया कि डॉक्टर और नर्स जो है वो 24 घंटे मौजूद है और कभी भी जाकर देखा जा सकता है। बिल्कुल ये गलत है। मैं खुद वहां से वेरीफाई किया। मैंने सीएमओ उस समय श्रीकांत तिवारी जी थे, उनको मैंने फोटो खींच के उनके मोबाइल पे मैंने डाला। हमने कहा कि सर जो है ये यहाँ पे पता चल रहा है कि 28 दिन से डॉक्टर नहीं आ रहे हैं। मैंने 10:30 बजे जो है वहां पर फोन किया, डॉक्टर ने बताया कि मैं हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहे हैं। एक ये आप छोटा सा इनका जवाब दे दीजिए, क्योंकि अभी भी अगर ये आरोप लग रहे हैं कि अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं या नर्स नहीं मिल रही हैं और इलाज इसलिए रुका पड़ा रहता है, तो उसका क्या समाधान है फिर? अगर मान लीजिए सीएससी या पीएससी पर डॉक्टर उपलब्ध नहीं है तो हम बड़े सेंटर पर जा सकते हैं, सदर हॉस्पिटल जा सकते हैं, मेडिकल जा सकते हैं। और देखिए अपवाद कहीं भी प्रश्न तो कहीं कहीं खड़ा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 100% उपस्थिति होती है, 100% डॉक्टर होते हैं, सारे डॉक्टर अगर पेशेंट हो ठीक ही हो जाते हैं। मैंने ये बात कही कि पूर्व की अपेक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी के सतत प्रयास से अब क्या है, सीएससी हो, पीएससी हो, सिविल हॉस्पिटल हो, मेडिकल कॉलेज हो, जो स्वास्थ्य सेवाएं सरकार की हैं वो काफी बेहतर हुई हैं और सभी ने संजीदगी के साथ उस काम को जिम्मेदारी से लिया। मैं सदर हॉस्पिटल महिला और पुरुष दोनों में प्रायः जाया करता हूं किसी न किसी रोगी को लेकर। अब वहां के डॉक्टर्स और क्या नाम है कंपाउंडर्स, नर्सेज और जो भी पैरा स्टाफ है वो काफी संजीदगी से काम कर रहे हैं। ठीक है, कुछ जवाब दे रहे हैं आप? हम आदरणीय अपने मित्र से एक बात कहना चाहते हैं कि जब आपने अपने स्वास्थ्य का बजट ही में से बजट 3% घटा दिया है तो आप क्या सुविधा दे पाओगे? मैं तो पूछ रहा हूं कि कितने आपने जो है वो एम्बुलेंसेस चला दिए। एक भी एम्बुलेंस चलाई हो तो सीने पे हाथ रख के उत्तर प्रदेश की और गोरखपुर की जनता को आप बता देना। और एक बात मैं पूछता हूं कि जो एम्बुलेंसेस 102, 108 चल रही थी उसके ड्राइवर्स अपनी तनख्वाह के लिए संविदा पर हैं, वो बैठे हुए थे आंदोलन पे, उन पे लाठी मारने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया। जो कोरोना के वॉरियर्स थे, जो कोरोना के वॉरियर्स थे, तमाम हमारे अपने बड़े बुजुर्गों को, हमारे मित्रों को वो ढोकर के ले जाकर के अस्पताल और चिकित्सा के लिए पहुंचाना चाहते थे, उनको भी आपने ये रिवार्ड देने का काम किया है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। आप पूछिए, इतना समय नहीं है, ये सच्चाई है कि नहीं? कपीश जी समय कम है, समय कम है और आप ना एकदम से लगता है कि किसी मंच पे जैसे ना, मंच की बात नहीं, ये दुर्दिन हम लोगों ने देखे हैं, हमने अपनों की लाशें देखी हैं। नहीं, नदियों में लाश वही है इनके काल में, कोरोना काल में नदियों में लाश वही है। सवाल के घेरे में बीजेपी यहाँ पर आ रही है और तमाम ऑक्सीजन से तड़प के लोग मरे हैं, ऑक्सीजन से तड़प के लोग मरे हैं प्रदेश में। उस पर भी इनका अपना दलील है, आपकी अपनी दलील है, दोनों की दलीलें अलग अलग हैं, क्योंकि लगातार आप जनता मीडिया में सीधे आके अपना बयान दे रही थी, दिखाया जा रहा था, लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। क्योंकि मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि जितना इलाज उत्तर प्रदेश में हुआ कोविड के समय में और जितनी सुविधाएं दी गई वो और किसी प्रदेश में नहीं दी। बहरहाल समय की हमारे पास बाधा है, समय की हमारे पास बाधा है। बिल्कुल देखिए, इतना असंवेदनशील मुख्यमंत्री अभी तक कोई नहीं हुआ प्रदेश का। विपक्ष में रहते हुए आपकी बात बिल्कुल जायज है और इसीलिए 40 साल से लगाने की बात 40 साल से अगर हम
पूर्वांचल में जब भी किसी मुद्दे पर बात करते थे तो विपक्ष के लिए ये 40 साल से बड़ा मुद्दा होता था, और इसीलिए इस विषय को हमने उठाया कि इस पर जाहिर तौर पर बात करने की कोशिश करें कि चुनाव में कहां है नदारद ये मुद्दा। लेकिन विपक्ष की तरफ से जाहिर तौर पर बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब बीजेपी से मांगे जा रहे हैं और बीजेपी अपनी दलील दे रही है। दोनों ही आरोप प्रत्यारोप के बीच हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आखिर हकीकत क्या है गोरखपुर में स्वास्थ्य और सफाई की, और चुनावी मुद्दा ये क्यों नहीं बन पाया है। इस सब को लेकर आप सब हमारे साथ जुड़े इस विशेष चर्चा में बहुत बहुत शुक्रिया।